रविशंकर प्रसाद इस वक्त लाइव है मेरे साथ। रविशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। अभी तक की एग्जिट पोल की जो तस्वीर बनते नजर आ रही है, गुजरात में 27 साल बाद भी 7वीं बार भी बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। हिमाचल में थोड़ा फंस रहा है, लेकिन बीजेपी को एज है एग्जिट पोल के हिसाब से। आपका एनालिसिस सर, क्या वजह रही, किस वजह से? रविशंकर प्रसाद। देखिए, गुजरात के जो प्रोजेक्टेड एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं, जो रिजल्ट में भी दिखाई पड़ेगा, इसके महत्व को समझना चाहिए। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है कि 27 साल के बाद बीजेपी पुनः जीत रही है, बड़ी मैसिव मेजॉरिटी से जीत रही है। और अगर आप देखेंगे तो जो सीपीएम का बंगाल में शासन था, उसकी बराबरी भी हो रही है। यस। तो ये जो बड़ी बात हुई है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो मोदी जी का नेतृत्व है, जो उन्होंने वहाँ सीएम के रूप में काम किया, जो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो विकास का काम गुजरात में दिखाई पड़ता है, चाहे वो साबरमती नदी का मामला हो, चाहे वो नर्मदा नदी का जल पहुंचना हो रेगिस्तानों में सौराष्ट्र में, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोमनाथ की बात हो, चाहे वो अंबा देवी के विकास की बात हो। और गुजराती अस्मिता को मोदी जी ने और भाजपा ने बड़े प्रेम से आगे बढ़ाया है। तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। अब बाकी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच की क्या है, वो आप समझिए, उनके लोगों से पूछिए। लेकिन हमने हमेशा कहा था कि गुजरात एक बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट देगा। मैं था वहाँ लंबे समय तक प्रचार में, तो यही स्थिति है। और मैं ऐसा मानता हूँ, इस बात को सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी की एक पारंपरिक परिभाषा रही है, वो अब समाप्त हो रहा है। जनता आपको आशीर्वाद देती है, अच्छा काम करो फिर जिताएंगे, अच्छा काम नहीं करोगे नमस्ते करेंगे। और उसको मैंने देखा कि जब मोदी जी अहमदाबाद शहर में यात्रा पर थे, 50 किलोमीटर की 15-16 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो लगभग 10 लाख लोग शहर के निकल करके उनका स्वागत कर रहे थे। और एक भी बाहर का व्यक्ति नहीं था उस दिन, एक भी नहीं था। हम देखते हैं लोगों को राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। तो ये सारी बातें हैं। हम हिमाचल प्रदेश भी जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। रिवाज बदलेगा, मैं उसको इस रूप में देखता हूँ। रविशंकर जी, आपको लगता है कि मुफ्त पॉलिटिक्स, मतलब एग्जिट पोल से पहले इस चीज को लेकर बहुत कहा गया, ये जो रेवड़ी पॉलिटिक्स है, रेवड़ी कल्चर, ये जो मुफ्त वाली चीज, ये संभवतः चल जाएगी गुजरात में। ये जो एग्जिट पोल है, ये रेवड़ी कल्चर के खिलाफ भी एक तरीके का रेफरेंडम माना जाना चाहिए, या माना जाएगा? देखिए, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आज भारत का लोकतंत्र जब 75 ईयर प्लस हो गया, हमें गर्व है उस पर। तो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चलने चाहिए। लेकिन रेवड़ी कल्चर की समस्या होती है कि आप कई बार जनता को एक प्रकार से उसकी आदत करा करके उनके अंदर की क्षमता को ही परेशान करते हैं। तुम्हें फ्री बिजली देंगे, तुम्हें फ्री बस चलने देंगे, तुम्हें सब फ्री करेंगे। आज तक मैं पूरे मॉडल में आम आदमी पार्टी के कम देख पाता हूं कि हमारे विकास के ये मुद्दे रहेंगे। अब बाकी अब चुनाव खत्म हो गया है, तो मेरा स्वभाव नहीं, मैं अनावश्यक आलोचना करता हूं। रिजल्ट के बाद कभी आपसे चर्चा होगी, मैं बात करूंगा। और दूसरी बात यह है कि आपको अपनी पार्टी को अगर विस्तारित करना है, तो अमन जी, पॉलिटिक्स इज सीरियस बिजनेस ना। गोवा का चुनाव हुआ, पहुंच गए, हार गए, बाहर आ गए। उत्तराखंड का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री लेकर के गए, घोषणा किया, हार गए, बाहर आ गए। हिमाचल में हारेंगे तो फिर बाहर चले आएंगे। क्या करेंगे गुजरात में पता नहीं है, भविष्य बताएगा। पंजाब की सरकार कैसे चल रही है, अलगाववाद के मामले को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कभी चर्चा करेंगे आपसे। तो आपका संगठन, आपकी लीडरशिप, ये जो राजनीति को एक सीरियस तरीके से देखने की जो कवायद होती है कि बस इलेक्शन हुआ, फ्री बिजली, फ्री बस, देश अब इससे आगे निकल गया है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 77, इस बार 35-40 के आसपास सिमटती नजर आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का भी कुछ खास असर नहीं हुआ। तो क्या हम कांग्रेस पार्टी के सलाहकार हैं अमन जी? ये तो कांग्रेस को तय करना है ना। ये जो हमारे बिहार से नीतीश कुमार निकले हमें छोड़ करके कि मैं जाऊंगा, सभी विपक्षियों को एक करूंगा,
तो अच्छा भला होता वो दिल्ली में एक कर दिए होते, आप हिमाचल में एक कर दिए होते, आप गुजरात में एक कर दिए होते। तो ये जो पूरा एक नया बदलाव हुआ है और जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारत की एक छवि बनी है, दुनिया में भारत का एक विश्वास बढ़ा है, जो बीजेपी का विस्तार हुआ है, बूथ पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, जो लोक कल्याणकारी योजनाओं से गरीब जनता जुड़ी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा अमन चोपड़ा जी, आप अनुभवी पत्रकार हैं, एंकर हैं, कि नरेंद्र मोदी देश के गरीबों के भी नेता हैं, देश के पिछड़ों के भी नेता हैं और बाकी देशवासियों के भी नेता हैं। गरीब समझता है मोदी जी हमारे आदमी हैं और ये अपने काम से करके दिखाया उन्होंने, वो दिखाई पड़ता है हमें, और आगे और काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है रविशंकर प्रसाद जी, ये मेरे ख्याल से लगातार शायद चौथा चुनाव हो गया है जब प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी की गई और जनता ने जवाब दिया। ये शायद चौथा या पांचवा चुनाव ऐसा हो गया, नीच के बाद मौत का सौदागर, चाय वाला, अब रावण। अब शायद अगले चुनाव में कोई हिम्मत नहीं करेगा प्रधानमंत्री पर कोई निजी टिप्पणी करने की। शायद चौथा पांचवा चुनाव ऐसा हो गया। सर आखिरी सवाल। मुझे लगता नहीं है अच्छा, आगे फिर निजी टिप्पणियां होंगी, क्योंकि निजी टिप्पणियों करने का सिलसिला ऊपर से शुरू होता है, तो अपना नंबर ठीक करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मौत का सौदागर किसने कहा, जहर की खेती किसने कहा, वो उनके नेताओं ने क्या क्या पूरी गाली आपके यहाँ एक बटन दबाएंगे तो सब आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। फिर भी आप नहीं समझते हैं, तो इसके पीछे एक सोच है। तू है कौन, हु आर यू, कहाँ से आ गया? आज तक मोदी जी को सोनिया जी ने कभी औपचारिक रूप से बधाई दी है क्या? क्या आप प्रधानमंत्री फिर चुने गए, मैं आ रहा हूं अब चाय पीने आपके साथ, फोन किया है क्या? और छोड़िए मोदी जी, सरदार पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा बनी है केवड़िया में, वहां एक भी कांग्रेस के नेता जाके प्रणाम किए हैं क्या? दो फूल चढ़ाए हैं क्या? पूरी दुनिया के लोग दर्शन करने आ रहे हैं। मोदी जी तो छोड़िए, सरदार पटेल कांग्रेस के नेता, देश को बनाने वाले, जिनका सम्मान, क्या सुभाष चंद्र बोस की दिल्ली में प्रतिमा लगी है, वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी गए हैं क्या इंडिया गेट के पीछे में? क्या आज हम जाके सुभाष चंद्र बोस को प्रणाम करेंगे? ये है बड़े सवाल। इस बात को समझिए आप, भारत को देखने, समझने और चलाने का ठेका हमारे ही पास है। आप कौन हैं? जब तक ये सोच बदलेगी नहीं, तब तक गालियां चलती रहेंगी चुनाव में और ये हारते रहेंगे। आप ठीक कह रहे हैं, वहां तो नंबर बढ़ जाएंगे, जहां बढ़ाने हैं यहाँ नंबर घट रहे हैं। सर कहाँ 77 से 33 पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। रविशंकर प्रसाद, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। प्रियंका कक्कड़ आप अपनी बात पूरी करिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण, ब्रिजेश कुमार सिंह, शहजाद पूनावाला और अशोक वानखेड़े हैं। बोलिए प्रियंका, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए जो आचार्य जी को आप कह रहे थे। जी जी, नई बातें आ गई अब, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे बात निकल रही थी, सर कर रहे थे, तो लॉ एंड ऑर्डर पे तो फिर सबसे वर्स्ट यूपी आता है, उस पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पंजाब का कहा, फिर उन्होंने कहा कि देश इतना आगे बढ़ गया तो नाइजीरिया में हमने वर्ल्ड पॉवर्टी को कैसे पीछे छोड़ दिया, हमने रिप्लेस कर दिया नाइजीरिया को। बहुत सारी बातें हो जाएंगी फिर तो। और आपने एक चीज देखी बड़ी इंटरेस्टिंग अमन जी, कि 2 स्टेट कांग्रेस के पास है, 2 स्टेट हमारे पास है, पर जानबूझ के सारा नैरेटिव ऐसे बिल्ड किया जाता है कि सिर्फ कॉन्टेस्ट बीजेपी और कांग्रेस से है, क्योंकि असली कंटेंडर हम ही हैं, हम ही आगे लेके जाएंगे इस देश को, हम ही हैं जो लोगों की, आप उसको फ्रीबीज बुलाते हैं अमन जी, पर देखिए फ्रीबीज होती है जो आप टॉप 1% को 10 लाख करोड़ माफ कर देते हैं। इस पे नहीं जाएंगे वेव ऑफ राइट ऑफ पे, मेरे को पता आपका मन करेगा, पर फिर डिबेट लंबी हो जाएगी। और देखिए आप कि हम क्या करते हैं, हम जनता के पैसे लेकर जनता को सुविधा वापस करते हैं, जनता का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं, और सारे विकसित देश ये करते हैं। जो हमारा फ्री बस ट्रैवल का है, वो वॉशिंगटन में 2023 में शुरू होने की बात हो रही है। प्रियंका जी आपकी बात सही है, वो आप उसको जो है फ्रीबीज कहती हैं, प्रधानमंत्री उसको फ्री रेमेडी तो कहते हैं। उन्होंने 1 पे 1 भी फ्री दिया है, शराब भी फ्री दे रहे लेकिन थे। अरे खरीदो, वन शहजाद जी, फ्री। ये भी बहुत फ्री मॉडल चला है गुजरात में तो रिजेक्ट इसीलिए रिजेक्ट हो गया। गुजरात रिजेक्ट करके नकली शराब दी मैं थी एक गुजरात में। मिनट छोड़िए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रियंका लेकिन शराब माफिया के बारे में बोला प्रियंका जी, क्यों भड़कती है भाई? शराब माफिया के बारे में बोला प्रियंका जी, आपका रिएक्शन जरा समझ में नहीं आया। बोलना चाहिए नेशनल टीवी पे, क्या हुआ? तिहाड़ में मालिश भी फ्री मिली, तिहाड़ में मालिश भी फ्री मिली चाइल्ड रेपिस्ट के द्वारा। सॉरी बोलिए आप मनीष सिसोदिया जी के लिए, जो बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, उनको आप बार बार बोलिए उनके लिए सॉरी। निकले अक्यूज नंबर 1 वो, मैं वो पूछ रहा हूँ, नाम नहीं आया किंग पिन का। प्रियंका जी जनता क्यों सॉरी बोल रही है, मुझे इस पे ज्यादा इंटरेस्ट है।
आम आदमी पार्टी हिमाचल में तो 0 है शायद जो दिख रहा है नंबर, लेकिन गुजरात में भी जिस तरह का आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रेवड़ी या जो फ्रीबीज, चलिए फ्रीबीज कह लीजिए, ये अगर वहां आप हारते हैं और उस तरह के एक्सपेक्टेड नंबर्स नहीं आते तो क्या, मेरा सवाल है, क्या वो फ्रीबीज पर आप रेफरेंडम मानेंगी उसको? अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करती है तो मैं मानूंगा हाँ कि फ्रीबीज पर रेफरेंडम है, फ्रीबीज होनी चाहिए। अगर गुजरात में यही रिजल्ट रहता है प्रियंका जी 9, 10, 11, 12, तो क्या आप इसको फ्रीबीज पर रेफरेंडम मानेंगी, हाँ या ना प्रियंका जी? अमन जी, अगर एमसीडी में हम क्लीन स्वीप करते हैं और भाजपा को हरा देते हैं तो आप इसको रेफरेंडम मानेंगे लोगों का कि हम करप्ट नहीं है? आप मानेंगे हाँ या ना? नहीं, तो करप्शन का तो रेफरेंडम गुजरात के चुनावों में आप मानेंगी क्या हिमाचल में आप मानेंगी? ये यहाँ पर बैठ के भाई मैंने आपसे पूछा ना, इतना चिल्लाए मनीष जी अक्यूज नंबर 1 और मोरबी वाले के भागने पर कुछ नहीं, साइलेंस, तो उस पे रेफरेंडम मानेंगे आप? अच्छा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, क्या गुजरात चुनाव के नतीजों को फ्रीबीज पर रेफरेंडम आप मानेंगी, हाँ या ना? पर आप मेरे को जवाब दीजिए, अगर भाई मैं MCD सवाल में हम जीत गए, मैम जिस हम दिन जीत गए एमसीडी में, मेरा भी राइट है आपसे सवाल पूछने का। बिल्कुल प्रियंका जी, लेकिन बतौर मैं भी पॉलिटिकल पूछ पार्टी सकती हूँ। आप जवाब देंगी ना, मैं थोड़ी ना चुनाव लड़ रहा हूँ, एक सेकंड, मैंने थोड़ी ना वादे किए हैं, एक सेकंड, मैं तो बहुत मैंने खुश थोड़ी हूँ। ना वादे किए हैं। एक सेकंड, नहीं मेरा सवाल है, ओपिनियन नहीं है, मेरा सवाल है, ओपिनियन है ना, मेरा सवाल है, एक मिनट प्रियंका जी, मेरा सवाल है, फ्री बीज पर गुजरात के रिजल्ट को फ्री बीज पर रेफरेंडम मानेंगी आप, हाँ या ना? ये मेरा सवाल है, इसमें ओपिनियन कहां है? क्योंकि ये आपका बनाया हुआ सवाल है, इसलिए अरे मैं तो सवाल तो पूछ रही हूँ, आप पूछिए। करप्शन पे एक सेकंड, क्लीन मानेंगे उन्होंने हमें? MCD आप एमसीडी में हमें क्लीन मानेंगे? एमसीडी रेफरेंडम में? शहजाद एमसीडी उसी- करप्शन पर रेफरेंडम मानेंगे एमसीडी चुनाव? एक सेकंड, मैं हाँ ये मैं सवाल है इसको अलग तरीके से डील करता हूं। अगर ये कह रही हैं कि ये सारी रेफरेंडम है उनके किए गए वादे पर और एमसीडी इसीलिए तथाकथित रूप से जीत रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं जो गुजरात की महिलाओं को वादा किया वो दिल्ली की महिलाओं को दे दे। क्या अलाउंस और जो वादा किया है वो दिल्ली की महिलाओं को दे दे? एमसीडी का रिजल्ट करप्शन पर देंगे क्या? रेफरेंडम है? अनएम्प्लॉयमेंट मैं भत्ता धीरे-धीरे ना बोलती पंजाब हूँ। में दिया आप वादा समझे करने के नहीं बाद और बोलते। दिल्ली के लोगों को क्यों नहीं देते? स्लो डाउन, बहुत नहीं, सारा हो कुछ गया। इकट्ठे बोलने से नहीं क्या आपका था? सवाल पहुंच सुनील, गया, क्या एमसीडी के रिजल्ट करप्शन पर रेफरेंडम होंगे, हाँ या ना शहजाद? ये सवाल था। इसका तो रेफरेंडम कोर्ट करती है, 5 महीने से जेल को अशोक से बाहर नहीं वानखेड़े निकले जी, सत्य अशोक जी आपका 30 कोर्ट सेकंड आखिरी कमेंट, रेफरेंडम आपका 30 सेकंड आखिरी कमेंट, अशोक आखिरी वानखेड़े जी। कमेंट मेरा यही है, ये पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती रहेगी ना, वो पंजाब में जो रहा दिल्ली में देंगे, ना फ्री की स्कूटी जो गुजरात में अभी प्रॉमिस की गई है वो मेरे महाराष्ट्र में मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो उसी राज्य के लिए रहती है सीमित। जहाँ चुनाव वो होने वाले चुनाव होते के टाइम पे घोषणा पत्र को कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, उसका कोई औकात नहीं रहती है। घोषणा पत्र करे जाओ, लोगों को मूर्ख बनाते जाओ, चुनाव में जीतते जाओ, ये एक सिस्टम चल रहा है। इसलिए आप इसको रेफरेंडम नहीं मान सकते। जो चुनाव में है, जो मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे थे गुजरात में, शुक्रिया, गुजरात में ही वो जीतेंगे। ठीक और सर। गुजरात के बाद हिमाचल में क्या होता है, ठीक सर। एमसीडी में क्या होता है, इसकी भी 100 बात स्टडी करनी चाहिए। 100 बात की एक बात